नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने लेकर 75 दिन के चैलेंज की क्लास 7। सबसे पहले तो ये बताइए, डेली पढ़ रहे हो या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, डेली प्रिपरेशन करते रहिए, किसी एक्सक्यूज के चलते एक दो दिन मिस मत करिएगा। अगर आपको कोई बड़ा सरकारी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो भाई डेली पढ़ना जरूरी है। फिर चाहे आप थोड़ा ही क्यों ना पढ़े, फिर चाहे आप पढ़ाई को 30 मिनट 1 घंटा ही क्यों ना दो, लेकिन डेली आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमने 75 दिन का चैलेंज ले रखा है, जिसमें हम एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, साथ ही एसएससी एमटीएस की जीके को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। 75 दिन तक इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। जनरल अवेयरनेस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन सभी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए वही 2 लाइनें हैं। खुद को चुनौतियों के सामने झुकने मत दो, बल्कि उन्हें पार करने का हौसला रखो। देखिए दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स की यही तो प्रॉब्लम है। प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटी मोटी चुनौती आ जाती है तो भाई उसके सामने झुक के बैठ जाते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। फेलियर आपकी लाइफ में लगे रहेंगे, चुनौतियां आपकी लाइफ में आती रहेंगी, हर्डल्स आते रहेंगे। आपको झुकना नहीं है चुनौतियों के सामने, बल्कि उन चुनौतियों को उखाड़ के फेंकना है। हौसले से आपको खड़ा हो जाना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो इन लाइनों का यही मतलब है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत भेजा था वह कौन था? उस राजदूत का नाम बताइए। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि भाई यूनानी शासक सेलुकस निकेटर था कौन? आप सभी को पता है, भारत में एक बार आक्रमण करा था किसने? अलेक्जेंडर सिकंदर ने, ठीक है। भारत के जीते हुए इलाकों को उसने अपने सेनापति को सौंप दिया था, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, ठीक है, और वापस लौट गया था। तो सेलुकस निकेटर उस टाइम पर भारत के कुछ एरिया का शासक था, ठीक है। इसी टाइम पर, यानी कि जब ये भारत का शासक था, उसी टाइम पर मौर्य साम्राज्य भी उभर चुका था, मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना हो चुकी थी। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था, ठीक है। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध की स्थिति कई बार आई, दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया भी था। एक टाइम पर सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, उसी का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो भाई उस राजदूत का नाम था मैगस्थनीज, ठीक है। ये राजदूत था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका। अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में कुछ सटीक जानकारी चाहिए, स्पेशली सेलुकस निकेटर, अलेक्जेंडर, या फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इंडिका किताब पढ़ सकते हैं। पेपर में बहुत बार यह सवाल बनता है कि भाई इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। याद रहेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब से कब हुई थी? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा था एग्जैक्टली 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था, ठीक है, बीसी की बात हो रही है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य कब तक चला था? 185 बीसी तक ये चला था। समझ गए दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, सीएम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये जो गद्दी पर बैठा 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से काफी सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट से, जो कि गुप्त साम्राज्य के एक शासक था। गुप्त साम्राज्य जो है वो कॉमन एरा का एक साम्राज्य था, जिसकी स्थापना एग्जैक्टली लगभग 320 ईस्वी में हुई थी। यहां पर बात हो रही है ईसा पूर्व की, यहां पर बात हो रही है ईस्वी यानी कि एडी की। क्लियर है? 320 से 550 एडी तक आपका कौन सा गुप्त साम्राज्य चला था? कौन सा? गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी, जिसको गोल्डन एज भी बोला गया भारत के इतिहास का। एग्जाम में पूछा जाता है गोल्डन एज किसको बोला गया है? गुप्ता डायनेस्टी को बोला गया है, क्योंकि इस टाइम पर संस्कृति, कल्चर, मैथमेटिक्स,
साइंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। इसी वजह से गोल्डन एज बोला जाता है गुप्ता साम्राज्य के टाइम को। समझ गए? उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। इससे पहले नंदवंश मगध की गद्दी पर बैठा था। नंदवंश का आखिरी शासक धनानंद था, जिसको गद्दी से उठाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, ठीक है, जो कि जिसका नाम था मैगस्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, अगला सवाल है, खाली स्थान है शुरू में ही। मैं अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संवैधानिक या फिर संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना करी थी। पूछ रहा है कौन से सन में? मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना करी थी। सर्वदलीय मतलब यानी कि अलग अलग जो दल थे उनको एक जगह लाए थे इस सम्मेलन में, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, और भी जो छोटी बड़ी पार्टी थी उन सबको एक जगह लाए जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, देखिए एक टाइम था दोस्तों 1927 का, ठीक है, 1927-28 की अगर हम बात करें, ठीक है, इस टाइम पर 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें 7 गोरे सदस्य थे, जो कि भारत के लिए एक संविधान लेकर आया था। ठीक है, किसी भी भारतीय सदस्य को उसमें शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों ने उसका जबरदस्त विरोध करा था। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में एक अधिवेशन किया था। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, जिसमें काफी सारे दल शामिल हुए थे और यहां पर तय किया गया था कि साइमन कमीशन के जवाब में इसके खिलाफ हम खुद के संविधान का एक मसौदा तैयार करेंगे। ठीक है, जो कि बाद में तैयार किया गया। ठीक है, एक पार्टी बनाई गई, मतलब एक ग्रुप बनाया गया, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान का फॉर्मेट तैयार किया था, मसौदा। उस टाइम पर भी 1927 में इसी तरीके का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें कुछ सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 1928 में फाइनली नेहरू रिपोर्ट जारी करी थी। क्या? नेहरू रिपोर्ट जारी करी थी। ठीक है, यही है वो संविधान का मसौदा। ठीक है, तो भाई इस सवाल का सही आंसर है 1927 में। 1927 में ही मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना करी थी। समझ गए दोस्तों? पेपर में कई बार यह भी पूछ ले जाता है कि मद्रास अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? 1927 में ही किया था, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में जारी की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला सवाल है, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? नाम क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु। कौन से राज्य का है? तमिलनाडु। इस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, साथ ही पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से? पद्म भूषण, साथ ही पद्म विभूषण, ठीक है, साथ ही संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म जो हुआ था एग्जैक्टली 1943 में हुआ था, 4 फरवरी 1943। कब? 4 फरवरी 1943 में। ठीक है, तो भाई पद्मा सुब्रमण्यम एक बहुत ही फेमस नर्तकी थी, जो कि भारत के भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित थी। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए खालिस्तान की स्थापना करी थी। यानी कि कौन से समाज की स्थापना करी थी या फिर किस चीज की स्थापना करी थी 1895 में महात्मा गांधी जी ने? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने एक दल बनाया था या फिर एक आंदोलन उठाया था, ऐसा हम कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में ही थे ये, क्योंकि महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे थे,
भारत लौटे। कब लौटे थे फाइनली भारत? 1915 में। ठीक है, यहां पर बात हो रही है 1885 में, यानी कि उस टाइम पर तो दक्षिणी अफ्रीका में ही थे महात्मा गांधी जी। तो नस्लीय भेदभाव बहुत चल रहा था, यानी कि जो भारतीय लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा था। ठीक है, उनको समान अधिकार नहीं थे, नस्ल के तौर पर भेदभाव किया जा रहा था, जातिवाद बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 1895 में नेटाल कांग्रेस की शुरुआत करी। नेटाल कांग्रेस की, जो दक्षिणी अफ्रीका में और भारतीय लोग थे उनके साथ मिलकर गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी, ताकि नस्लीय भेदभाव को खत्म किया जा सके। जो भारतीय लोग हैं उनको भी प्रॉपर सम्मान मिल सके, जो अदर जाति के, अदर कास्ट के लोग हैं उनको भी समान अधिकार हासिल हो सके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो क्या था ये? नेटाल कांग्रेस है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये सवाल पूछा जा चुका है। बढ़िया लेवल का सवाल है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ये एक तरीके से पूछ रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की पहली सबसे बड़ी नदी है। तो भाई देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी भारत की नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, और ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर पर जो बड़ी नदी है वो है महानदी। महानदी। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है? कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी है? तीसरी, ये भी दक्षिणी भारत की है, कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की है और महानदी भी दक्षिण भारत की है। तो जाहिर सी बात है महानदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो भाई महानदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। इतना ही नहीं, उड़ीसा राज्य में जो हीराकुंड बांध है ना, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, कौन सा? 21 किलोमीटर की इसकी लंबाई है हीराकुंड डैम की, वो भी महानदी के ऊपर ही स्थित है। हीराकुंड डैम कहां पर है? लिख देता हूं आपके लिए, हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है, नोट करिएगा बात। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप पे भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी कृष्णा नदी के बाद। ठीक है, उद्गम कहां से होता है महानदी का? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिवहा के निकट से निकलती है। शिवनाथ, हर्षदेव, मांड और इब महानदी की बाईं, जबकि ओंग, तेल और जोंग इसकी दाईं सहायक नदियां हैं। महानदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, लगभग 21 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, शहरी केंद्र, यानी कि कौन कौन से शहर इसके किनारे पर बसते हैं? बेसिन में 3 महत्वपूर्ण शहरी केंद्र रायपुर, दुर्ग और कटक शहर है। ठीक है, तो भाई महानदी दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, हीराकुंड डैम इसी के ऊपर है। निम्नलिखित में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और शहनाई को विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने में का श्रेय दिया जाता है? यानी कि इन चारों में से सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन सा है जिन्होंने शहनाई को फेमस किया था? विवाह शादी के मंडप से कॉन्सर्ट तक, ठीक है, फिल्म तक, बॉलीवुड तक कौन ले गया था? शहनाई को पॉपुलर करने का श्रेय किसे जाता है? और इन्हें 2001 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे भी सम्मानित किया गया। तो भाई शहनाई वादक कौन है? हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पद्मा भूषण, किससे? पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही पद्माश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। संगीत नाटक अकादमी से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1916 में 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? ठीक है,
इनका जन्म हुआ था बिहार डुमराव में और इनका जो निधन हुआ था वो एग्जैक्टली 21 अगस्त 2006 में, 21 अगस्त 2006 वाराणसी में इनका निधन हुआ था। समझ गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। सबसे ज्यादा अवार्ड संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका है। अगला सवाल, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले तो कोनेरू हम्पी कोई टूर्नामेंट नहीं है, ना ही ये किसी जगह का नाम है, बल्कि कोनेरू हम्पी एक खिलाड़ी का नाम है और ये महिला खिलाड़ी है। ठीक है, महिला प्लेयर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। तो भाई कोनेरू हम्पी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा गांव से बिलोंग करती है। देखिए, कोनेरू हम्पी का जन्म 31 मार्च 1987 में आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा में हुआ था। हम्पी ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हम्पी ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं दोस्तों। 1999 में इन्होंने एशिया की सबसे युवा महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ये बन गई थी। 2001 में भारत की सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर बन गई थी। 2012 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 में स्कोलकोवा महिला ग्रैंड प्रिक्स 2019-20 जीता था। 2019 में मोनाको महिला ग्रैंड प्रिक्स 2019-20 जीता। 2019 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बने। 2020 में कांस कप में स्वर्ण पदक जीता। 2020 में स्पीड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। साथ ही फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत सारी उपलब्धियां इनके पास है। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, कोनेरू हम्पी, जो कि आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही फेमस बड़ी प्रसिद्ध शतरंज प्लेयर है, भारत की महिला शतरंज प्लेयर। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय मतलब डिकेड, यानी कि 10 सालों में जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हुई? देखिए दोस्तों, 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी। इन 10 सालों के बीच में कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन ही यहां पर कॉपी हो गया। ठीक है तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है दादर और नगर हवेली, जिसकी जनसंख्या में लगभग 55% का उछाल देखा गया था इन 10 सालों में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो भाई 2001 में दादर नगर हवेली की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 2,20,490 थी, जो कि 2011 में बढ़कर हो चुकी थी लगभग 3,43,709। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी थी। तो भाई दादर नगर हवेली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 10 सालों में जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि देखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2024 दक्षिणी एशियाई खेल जरूर है, लेकिन ये खेल 2026 में कंडक्ट कराए जाएंगे क्योंकि ये गेम हो चुके हैं डिले। तो भाई 2024 दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उस देश का नाम बता दिए, आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। सबसे पहले तो हम साउथ एशियन गेम के बारे में समझेंगे। इनकी शुरुआत कब हुई थी, क्या है ये? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आ चुका है ये सवाल। द साउथ एशियन गेम इज अ क्वाड्रिनल, मतलब 4 साल में मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ये। साउथ एशियन गेम हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अलग अलग गेम है अमंग एथलीट फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनके एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल विच वाज फॉर्म्ड इन 1983। साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल 1983 में बन गई थी और पहले इवेंट की जो शुरुआत हुई थी 1984 में, 1984 में, यानी कि पहला जो गेम हुआ था 1984 में हुआ था। 7 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, यह भी साउथ एशियन गेम है, मतलब साउथ एशियन कंट्री है। भूटान, इंडिया, मालदीव,
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एग्जाम में कई बार कंट्री के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि साउथ एशियन गेम में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, तो भाई ये 7 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर है। बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज्यादा बार चैंपियन कौन सी वो रह चुका है कंट्री? इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत इसमें बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीत रखे हैं। लास्ट इवेंट 2019 में हुआ था, ठीक है, लास्ट इवेंट 2019 में हुआ था साउथ एशियन गेम का, नेपाल के काठमांडू में हुआ था। क्लियर है। पोखरा में भी हुआ था नेपाल के। मोटो है इसका पीस, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस। नेक्स्ट इवेंट 2026 में है साउथ एशियन गेम का, जो कि लाहौर पाकिस्तान में होगा। इस सवाल का आंसर आपको मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? यहां पर मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान करेगा। लाहौर इस्लामाबाद के अंदर होगा पाकिस्तान। हर 4 साल के बाद इसका आयोजन होता है। मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर नेशन इन साउथ एशिया। अब बात करते हैं कि भाई कौन से देश ने कितनी बार, मतलब सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ये देखिए, इंडिया हमारा सबसे टॉप पर है। साउथ एशियन गेम में 1263 तो भारत के पास गोल्ड मेडल है। टोटल मेडल भारत के पास 2378 है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, 297 ही गोल्ड मेडल है। डिफरेंस देख रहे हो, टोटल मेडल पाकिस्तान के पास 1185 है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका आता है, 250 गोल्ड मेडल है, टोटल 1367 मेडल है। चौथे नंबर पर नेपाल आता है, 5वें पर बांग्लादेश, 6ठे नंबर पर भूटान और 7वें नंबर पर मालदीव आता है। केवल एक ही गोल्ड मेडल है आज तक मालदीव के पास, और 17 ही मेडल मालदीव ने जीते हैं। ये तो बेचारे अपने टूरिज्म में मगन है, ठीक है, स्पोर्ट वगैरह में इनकी ज्यादा रुचि नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि भारत के लिए एयरक्राफ्ट वगैरह बनाता है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बनाता है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या ये एक सहकारी क्षेत्र के अंदर आता है, विदेशी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र? देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ भी पब्लिक सेक्टर बोलते हैं उसका मतलब है कि वो सरकारी है। जैसे कि भारत के अंदर 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन कौन से? जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे क्या है? सरकारी बैंक है। लेकिन इनको क्या बोला जाता है? प्राइवेट सेक्टर। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट नहीं पब्लिक, यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर बोला जा रहा है उसका मतलब है कि वो संस्था गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उसकी ओनर है, इसलिए हम इन सरकारी बैंक को पब्लिक सेक्टर के बैंक बोल देते हैं, ठीक है। जहां पर भी पब्लिक जुड़ गया मतलब वो सरकार के अधीन आता है, समझ गए। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। सार्वजनिक, एक तो हो गया निजी क्षेत्र, यानी कि ये तो हो गया प्राइवेट। तो भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्राइवेट तो है नहीं, ये आता है गवर्नमेंट के अधीन, ठीक है। किसके अधीन? गवर्नमेंट, सरकार के अधीन, भारत सरकार ही इसकी ओनर है, ठीक है। तो ऑप्शन में थे से देखिए सरकार से, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेनेशन दी क्या है। यहां पर एक सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। और मैंने आपको अभी भी बताया कुछ भी अगर सरकार के अधीन आता है तो उसके सामने पब्लिक सेक्टर जोड़ दिया जाता है। तो भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी संस्थान है जो कि पब्लिक सेक्टर है, भारत सरकार के अंडर आता है। देखिए कंपनी टाइप क्या है? पब्लिक। फाउंडेशन कब हुई थी इसकी? 22 दिसंबर 1940। मेरे सामने भी एक बार पेपर में सवाल बना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1940 में हुआ था। उस टाइम पर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट इसको बोला जाता था। क्या? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। शॉर्ट में इसको HAL बोला जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी इसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बोला जाता था। बाद में 1964 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसका नाम पड़ा। हेडक्वार्टर कहां पर है पूछा जा सकता है पेपर में, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। की पीपल, इससे रिलेटेड संबंधित इंसान कौन है? DK सुनील है, जो कि चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर है। पेपर में सवाल जरूर बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन या फिर MD कौन है? DK सुनील। काम क्या है इसका? क्या प्रोडक्ट्स बनाती है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोर्ट होता है वो ये बनाती है। फाइटर एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान है वो बनाती है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाबलीपुरम स्मारक वस्तुकला खालिस्तान किस राजवंश में बनाए गए थे? यानी कि वो कौन सा दक्षिणी भारत का राजवंश था या फिर वो कौन सा ऐतिहासिक राजवंश था जिसने महाबलीपुरम स्मारक वस्तुकला बनाई थी? महाबलीपुरम कहां पर पड़ता है?
तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, जहां पर हमारे दो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जिसमें से एक शोर मंदिर है। सवाल पेपर में यह भी बनता है कि भाई शोर मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। उसी के पास में जो छोटा मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो भगवान शिव को और लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पत्थरों की चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से राजवंश के दौरान इन मंदिरों को बनाया गया था। साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर है, तो जाहिर सी बात है दक्षिणी भारत का ही वो कोई राजवंश रहा होगा। पल्लव वंश के बारे में आपने सुना है, जो कि दक्षिणी भारत के काफी प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव साम्राज्य के टाइम पर ही इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। अब कौन से राजा ने करवाया था वो भी देख लो। इन स्मारकों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। पल्लव राजवंश ने 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो भाई महाबलीपुरम स्मारकों का जो निर्माण करवाया था वो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कोरोमंडल तट के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। यह विशेष रूप से अपने रथों के रूप में मंदिर है, ठीक है, मंडप, गुफाओं, अभ्यारण्यों के लिए जाना जाता है। महाबलीपुरम शहर की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाई थी। समझ गए? The Mahabalipuram Shore Temple is dedicated to Lord Shiva with a small shrine for Lord Vishnu। इन दोनों भगवान को समर्पित है। याद रहेगा, पेपर में अगर राजा का नाम पूछ ले तो भाई महेंद्र वर्मन और उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम था। महाबलीपुरम शहर का निर्माण पूछ ले तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। समझ गए? पल्लव शासक थे ये दोनों। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, रथ मंदिर, ठीक है, रथों की आकृति पर। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक राज्य के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था, जिसने लगभग 300 से ज्यादा सालों तक राज किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1336 में हुई थी और 1640 तक विजयनगर साम्राज्य रहा था, ठीक है, यानी कि दक्षिणी भारत के काफी प्रसिद्ध साम्राज्य था। इस साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो राजा हरिहरा और बुक्कर राय फर्स्ट ने करी थी। दोनों के दोनों भाई थे, इन दोनों ने इसका स्थापना करी थी। लेकिन एक टाइम पर 1640 में ये खत्म हो गया था, इसका पतन हो गया था बुरी तरीके से। पहले शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन फिर ये कैसे खत्म हो गया यही पूछा जा रहा है। उसका कारण बताइए, किस युद्ध की वजह से ये इसका विनाश हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो भाई उस युद्ध का नाम था तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1563। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद विजयनगर का राजा राम राय की हार हो गई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद विजयनगर शहर को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य घुटनों पर आ गया, दोबारा से उठ नहीं पाया। कोई शक्तिशाली शासक यहाँ पर नहीं आया। जितने भी दक्षिणी भारत के साम्राज्य से सबसे ये डरने लगे थे, ठीक है, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। आगे के 100 सालों में जाकर इसका पतन हो गया, बुरी तरीके से साम्राज्य खत्म हो गया 1640 में। विजयनगर साम्राज्य काफी प्रसिद्ध है, इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। द एम्परर कैपिटल वाज विजयनगरा, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा रिवर है ना, उसके किनारे पर यह साम्राज्य बसा हुआ था, ठीक है, कर्नाटक के अंदर जो हम्पी के खंडर है उसके किनारे पर यह आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा अमल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? देखिए दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारे पेट के अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं। अब उन बैक्टीरिया से हमारे शरीर के अंदर कौन सा केमिकल लड़ता है? अगर वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो भाई हम बहुत दिन तक नहीं जी पाएंगे। कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को खत्म कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते रहते हैं। लेकिन एक अमल है एक तरीके से, ठीक है, एक केमिकल है जो कि पेट के अंदर होता है। उस केमिकल का नाम बताइए जो कि इन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है पेट के अंदर ही। तो भाई ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर एक केमिकल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला सवाल, वी सत्यनारायण शर्मा
को खालिस्तान नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो भाई वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित थे? तो भाई वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कौन से राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। वी सत्यनारायण का पूरा नाम है वेदांतम सत्यनारायणम शर्मा। पॉपुलर नाम है इनका सत्यम। सत्यम के नाम से इनको जाना जाता है। वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर considered by many and one of the leading exponent of the classical dance from कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के फेमस क्लासिकल डांसर थे। जन्म इनका 9 सितंबर 1935 में कुचिपुड़ी में हुआ था, जो कि एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में। 16 नवंबर 2012 में इनका निधन हो गया था विजयवाड़ा के अंदर। ठीक है, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है आई एम सत्याभामा। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और साथ ही कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। पेपर में कई बार कालिदास सम्मान से पूछा जाता है कि ये किस राज्य के प्रसिद्ध सम्मान है? तो भाई ये मध्य प्रदेश राज्य का एक सम्मान है, जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल। साथ ही इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन से साल में? 1970 में। ठीक है, अदर नेम कौन सा है इनका? सत्यम के नाम से पॉपुलर है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी त्योहार प्रमुख रूप से खालिस्तान राज्यों में मनाया जाता है। बैसाखी एक त्योहार है, वो प्रमुख रूप से कौन से 2 राज्यों में मनाया जाता है? इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, बेसिक सा बच्चों वाला सवाल है। नागालैंड त्रिपुरा के अंदर नहीं मनाया जाता बैसाखी त्योहार, ना ही तमिलनाडु केरला के अंदर मनाया जाता है, ना ही राजस्थान मध्य प्रदेश के, बल्कि पंजाब और हरियाणा। पहले पंजाब हरियाणा एक ही थे, दोनों को अलग करके एक राज्य पंजाब बना, एक हरियाणा बना। तो भाई बैसाखी त्योहार धूमधाम से पंजाब और हरियाणा के अंदर मनाया जाता है। ये हर साल 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कभी 13 अप्रैल को पड़ेगा, कभी 14 अप्रैल को पड़ेगा, जैसे कि 2026 में 14 अप्रैल को ये आ सकता है। अब हमारे और कई सारे ऑप्शन है, इन राज्यों के कौन कौन से फेमस फेस्टिवल है वो देखिए। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? पिलाक फेस्टिवल। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? पोंगल। केरला राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ओणम। राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? गंगोर, साथ ही तीज। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? भागोरिया फेस्टिवल, साथ ही मंडू उत्सव। ठीक है, तो ये सभी राज्यों के प्रसिद्ध त्योहार है, नोट कर लीजिएगा, पेपर में सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस खालिस्तान द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया ने आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किए, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। ये एक इतिहासकार है, इन्होंने इस किताब को लिखी है, तो इनका सही नाम है बिपिन चंद्रा। इन्होंने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब लिखी। आर के नारायण से रिलेटेड 2 किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से एक मालगुडी डे है, साथ ही द गाइड। ये 2 किताबें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनका लेखक कौन है? आर के नारायण। ये सारे के सारे हमारे प्रसिद्ध ऑथर और इतिहासकार हैं। ठीक है, तो भाई बिपिन चंद्र ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब लिखी है, जो कि एसएससी एमटेस्ट 2023 में एक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? यानी कि इन चारों में से वो कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए? तो भाई वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, Cl। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। पहले टाइम पर जो पानी के कुएं होते थे ना, उनके अंदर पानी खराब हो जाता था या फिर उनमें कीटनाशक मतलब कुछ कीट पैदा हो जाते थे, तो पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन गिरा जाता था, डाला जाता था। सॉरी, एसएससी सीएचएल 2021 में सवाल पूछा गया है। निर्माता राज सिंह आनंद द्वारा प्रसिद्ध सितारा देवी की 101वीं जयंती पर उनकी बायोपिक की घोषणा की गई है। सितारा देवी एक मान्यता प्राप्त खालिस्तान नर्तकी थी। देखिए दोस्तों, एक बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर है जिनका नाम है राजसी आनंद। हाल ही में कुछ ही दिन पहले 2020 या 21 में सितारा देवी जी की 101वीं जयंती थी।
ठीक है, इनकी बायोपिक की घोषणा कर दी गई कि इनके ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी। ठीक है, सितारा देवी जी किस नृत्य से संबंधित थी? तो भाई ये कथक डांस से संबंधित थी। कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सितारा देवी एक बहुत ही पॉपुलर नृत्य की थी जो कि कथक डांस से संबंधित थी और इनके ऊपर एक बायोपिक बनाई जाएगी जल्दी ही। अगला सवाल है, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा निर्मित लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। दोस्तों 16वीं शताब्दी में आगरा के अंदर किला बनवाया गया था जो कि बहुत ही फेमस रेड फोर्ट है आगरा का। यह कौन से मुगल बादशाह द्वारा बनवाया गया था? देखिए दोस्तों, आगरे के किले की जो शुरुआत करवाई थी, यानी कि एक छोटा सा किला बनवाया जा चुका था, वो हुमायूं द्वारा बनवाया गया था 1530 में। कब? 1530 में। ठीक है, यहीं पर ही हुमायूं का राज अभिषेक हुआ था। लेकिन इस किले को जो रिबिल्ड करवाया, रिनोवेट करवाया, वो किसने करवाया? अकबर ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है पेपर में कि भाई आगरा का किले का निर्माण किसने करवाया, तो वहां पर आप हुमायूं नहीं लगा के आओगे, वहां पर अकबर लगा के आओगे। देखिए, द आगरा फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल मुगल फोर्ट इन द सिटी ऑफ आगरा, ऑल्सो नोन एज आगराज रेड फोर्ट। मुगल एम्परर हुमायूं वाज क्राउन्ड at the fort in 1530. It was later renovated by the Mughal Emperor Akbar from 1565. यानी कि 1565 में अकबर ने इसको रिनोवेट करवाया था एंड द प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर वाज कंप्लीटेड इन 1573। यानी कि आज जो आप आगरा का किला देख रहे हैं ये 1573 में बन के तैयार हुआ था। 1565 से शुरू हुआ था, अकबर ने करवाया था, 1573 में तक बना था। आगरा फोर्ट जो है वो रकाबगंज के अंदर है, आगरा के अंदर। 1565 में ये ओपन हुआ था। दिल्ली के लाल किला जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। बिल्ड बिटवीन 1639 से लेकर 1648 में दिल्ली का लाल किला मुगल आर्किटेक्चर उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने बनवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले की। दोनों में डिफरेंस है। शाहजहां जो था वो अकबर का पोता था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा गया है? देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। इन 8 में से किसी एक को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया या फिर जुड़वा बहन कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस ग्रह का जो काफी हद तक डायमेंशन है, डायमीटर है, वो पृथ्वी जितना ही है। जैसे कि पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है, वैसे ही वीनस का जो डायमीटर है वो 12,104 किलोमीटर है। तो दोनों का डायमीटर काफी हद तक नजदीकी है। देखिए, अर्थ जो है वो हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। कौन सा? तीसरा। ठीक है, और वीनस जो है वो हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, यानी कि दोनों के दोनों पड़ोसी ग्रह हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आता है हमारा मरकरी बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह मतलब वीनस, तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ। देखिए, डायमीटर के मामले में, डायमेंशन के मामले में भले ही ये दोनों सिमिलर हो, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिकेशन है, वो काफी अलग है। जिसमें वीनस काफी गर्म ग्रह है, पृथ्वी के मुकाबले में बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पर तो लावा उबलता रहता है। तो इस मामले में बिल्कुल अलग है दोनों, लेकिन डायमीटर एरिया के मामले में सेम है, इसलिए इन दोनों को जुड़वा ग्रह बोल दिया जाता है। तो भाई पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह मतलब वीनस है। टोटल 8 ग्रह भारत के मतलब हमारे सौरमंडल में है। समझ गए दोस्तों? तो ये था दोस्तों आज की क्लास का मेरे हिसाब से बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाने से पहले आपको बता दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया आपको मिल जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल तो हमने क्लियर कर रखा है, साथ ही मोस्ट सिलेक्टेड इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन नोट्स को कवर करने के बाद आपको कभी भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इन नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास में इतने रखते हैं। क्लास पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।